हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है, ये है लिस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय ऑफ इंडिया। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, और उस सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से यूरोप से भारत में अनेक प्रकार की कंपनियां आती हैं और एस्टेब्लिश होती हैं, ट्रेड के ऊपर अपना अधिकार करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना अधिकार करती हैं। ढेर सारे कंट्रीज आए भारत में, जिसमें पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये सभी देश के लोग भारत में आए। लेकिन इन सभी कंट्रीज के मुकाबले अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल कौन से कंट्री हो जाते हैं, तो वो हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स न सिर्फ भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कब्जा करते हैं, बल्कि वो भारत में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। प्यारे साथियों, पुर्तगीज, डच, डैनिश, फ्रेंच और स्वीडिश, इन सभी लोगों ने भारत में ट्रेड के लिए कार्य शुरू किया था। बाद में धीरे धीरे चल के कुछ कुछ प्रोविंसेस को जीत के अपना अधिकार स्थापित किया, और कुछ समय के पश्चात ब्रिटिशर्स ने अपना प्रभुत्व पूरे भारत देश में स्थापित कर लिया और सबसे बड़ी टेरिटरी बन के निकले। अंततः ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भारत को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया। तो उन्हीं के सिलसिले में आज का ये चैप्टर है, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत में शासन करना शुरू करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जैसा कि मैं आपको कई बार और बार बार बताता आता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि उन्हें भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में भी रूल करना है, तो उन्होंने तीन बड़े प्रोविंस को भारत में कब्जा करने की सोची। वो कौन कौन से प्रोविंस थे? तो एक हमारा प्रोविंस है बम्बई प्रोविंस, एक प्रोविंस हमारा होता है मद्रास प्रोविंस, और एक प्रोविंस होता है बंगाल प्रोविंस। ये तीनों प्रोविंस यानी प्रांत बहुत ही बड़े थे। साथ ही साथ इन तीनों प्रोविंस के किनारे समुद्र से लगे हुए थे, यानी उन्हें हमारे यहाँ से ट्रेड भी करना था, लूटपाट भी करना था। तो ट्रेड में आसानी हो, जिसके कारण से उन्होंने इन तीनों प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा करना उचित समझा। यार दोस्तों, मैंने आपको दो बैटल के बारे में बताया है। एक बैटल है 1757 और एक बैटल होता है 1764 में। 1757 का जो बैटल है, इसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, और 1764 का जो बैटल है, ये है बैटल ऑफ बक्सर, और ये है बैटल ऑफ प्लासी। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों बैटल को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया और इनके बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है वो भी आपको बताई। यहाँ पे 1757 की जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी की, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स का बंगाल प्रोविंस पे एक नाम मात्र का अधिकार हो जाता है। कैसा अधिकार हो जाता है? नाम मात्र का अधिकार हो जाता है, यानी फुल्ली राइट ऑन बंगाल नहीं होता है। फिर भी बैटल ऑफ प्लासी में चूंकि सिराज उद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब रहता है, इसको रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है, जिसके कारण से बंगाल प्रोविंस में इसी समय अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अब एक बात समझने वाली आती है कि अगर किसी भी देश में आप जाओगे, वहां के राजा को हरा दोगे, तो आप समझ लो कि आप राजा बन गए। आपने अलग अलग प्रकार के टाइटल्स ले लिए, जैसा कि हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मुगल मुगल को हमने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हमने पढ़ा, एंशियंट टाइम में हमने मगध एम्पायर को पढ़ा। जब जब जो जो राजा किसी छोटे मोटे या बड़े प्रोविंस के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वो अपना एक टाइटल यानी उपाधि धारण करता है कि अब मुझे इस नाम से जाना जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब ब्रिटिशर्स चूंकि इंग्लिश थे, अंग्रेज थे,
तो उन्होंने एक टाइटल शुरू किया बंगाल में और उसको रखा बंगाल का गवर्नर, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल। मेरे प्यारे साथियों, यही वो समय है जब भारत में अंग्रेजों का यानी ब्रिटिशर्स का यानी इंग्लैंड वालों का, यूनाइटेड किंगडम वालों का शासन शुरू होता है। समय है 1757। 1757 में जो व्यक्ति यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जीता हुआ है, उसी को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। यहाँ पे बंगाल का गवर्नर का जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो दो प्रकार से डिवाइड है। एक 1757 से लेके 1760 तक, फिर 5 साल का इस बीच में आपको गैप दिखाई देता है 1765 से लेके 1767। इस बीच में एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बंगाल के नवाबों ने थोड़ा अधिकार कर लिया, लेकिन अंततः पूरी तरीके से बंगाल के गवर्नर का अधिकार हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं। चैप्टर हमारा है गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ पे बात करेंगे स्पेशली ब्रिटिशर्स के बारे में और क्या क्या ब्रिटिशर्स ने किया, किस तरीके से भारत देश में अपने रूल्स स्थापित किए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं रूल्स से लिए गए हैं, इन्हीं के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किए गए एक्ट, वहां से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। इन केस कि आपको कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझ आए। आइए देखते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए 1 घंटे की क्लास के लिए। इस क्लास को करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ते ही रहिए, सिर्फ लिखिए मत। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँ। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है गवर्नर ऑफ बंगाल और इसमें सबसे पहले आदमी का नाम आपको दिख रहा है, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का ही पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वही आदमी है जिसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा और जीता। सवाल है इनके पास कि गवर्नर ऑफ बंगाल पहला कौन बना, तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इस वाले स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव को ही जाना जाता है फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर रॉबर्ट क्लाइव 1757 की लड़ाई हार गया होता तो ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल होके बंगाल में कभी नहीं आ सकते, और वो बंगाल को अगर कैप्चर नहीं कर पाते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के और भी प्रोविंसेस को कैप्चर कर। दैट्स व्हाई रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। He started dual government system. Dual government system. Let me tell you about dual government system. डुअल का मतलब क्या होता है? जैसे आपका फोन होता है और फोन में आप लगाते हो डुअल सिम, वैसे यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट यानी दो प्रकार की सरकार। अब दो प्रकार की सरकार क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान दीजिएगा। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट क्या देखेगी? ट्रेड, और दूसरा क्या देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रेड का मतलब व्यापार, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव जो पहली बार यहाँ पे गवर्नर बने हैं, उन्होंने बंगाल के बंगाल के शासन प्रणाली को दो भागों में बांट दिया। चूंकि स्टार्टिंग में इनका काम था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना, तो इन्होंने बोला वी यानी ब्रिटिशर्स, हम लोग ट्रेड करेंगे और जो यहाँ का नवाब बनाया गया है वो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को संभालेगा। रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1757 में। कब लड़ा गया? 1757। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। आई होप इस स्लाइड में आपको कोई इशू नहीं आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। आपको जो कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स, जो दूसरा आता है। इसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में दो और गवर्नर आते हैं, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं हैं और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, बंगाल में जो पहला डेजिग्नेशन शुरू किया गया है वो है गवर्नर ऑफ बंगाल। इस बात को बहुत भली भांति से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये जो टाइम का डिफरेंस देख रहे हैं कि लास्ट वाली स्लाइड में आपने देखा टाइम 67 तक, तो 67 से 72 तक जो टाइम पीरियड रहता है, यहाँ पे 72 से ही रहते हैं, तो 72 तक जो टाइम पीरियड रहता है वो बाकी के बचे हुए दो लोग करते हैं। अगर इन दोनों को भी ऐड ऑन कर दूं तो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट के साथ साथ डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड आप देख रहे हो यहाँ पे 1772 से 85 तक, मेरे प्यारे साथ, ही वॉज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसको हमने पिछले स्लाइड में देखा। यहाँ पे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो जाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या कारण है इसका कि लास्ट हो जाते हैं? तो अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। दूसरी पॉइंट, जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय ने इसको समाप्त कर दिया। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स अबोलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। इन्होंने क्या काम किया कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अब हमारे हाथ यानी ब्रिटिशर्स के हाथ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इनको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया, उसकी कहानी यहाँ पे है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रिटिशर्स का कल्चर अलग था, ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे, जीवन जीने का तरीका अलग था। तो वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, भारत में निवास करने वाले लोग हैं, वो भी उन्हीं के जैसे कल्चर्स में डिवाइड हो जाए, यानी उन्हीं के कल्चर को अपना लें। मुश्किल बात था। इसलिए पहली पहली बार जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल करना शुरू किए, तो भारतीयों को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए और नए अधिनियम लाने के लिए उन्होंने एक एक्ट लेके आए जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया था, इसलिए इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। इन्हीं के शासन काल के समय रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें कही गई थी जो इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में पास हुआ, इस अधिनियम के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी डेजिग्नेशन में चेंजेस लाए गए। पहले हुआ करता था वही पद गवर्नर ऑफ बंगाल, और अब यही पद हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, वी हैव थ्री प्रोविंसेस। एक है हमारे पास बंगाल, एक है हमारे पास बॉम्बे, और एक है हमारे पास मद्रास। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों गवर्नर्स को क्या करेगा? लीड करेगा मेरे दोस्त। ये दोनों को क्या करेगा? लीड करेगा, यानी अब वो इन दोनों का लीडर भी बन चुका है, साथ ही साथ बंगाल का गवर्नर जनरल तो है ही। एनी डाउट? आई होप नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट was established in Calcutta by this act in 1774। पहली पहली बार कलकत्ता में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों ने 1774 में की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो आपको दिख रहा है 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सवाल आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्लियर है प्यारे साथियों? आइए आगे देखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसका मेन जज इसका मेन जज है एलिजाह एम्फे। इस सुप्रीम कोर्ट के मेन जज है सर एलिजाह एम्फे। क्लियर है इतनी बात? ये बात भी याद रखिए।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया, ही एस्टैब्लिश्ड अ सिविल एंड अ क्रिमिनल कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। भारत के सभी जिलों में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल यानी दीवानी न्यायालय, क्रिमिनल यानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना कराई। जिन इन दोनों को मिला के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अगर हम बात करें कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो ये बात है यहाँ पर 1774 के आसपास, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जितना पढ़ा है। 2 स्लाइडें हमने पढ़ी है और इसके रिवीजन के बारे में बात करें। मेरे प्यारे साथियों, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, अब एक बार आप अपने मन से बोल दीजिएगा। तो आप जब वीडियो देख ही रहे तो बोल देना। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये सारी चीजें। मेरे दोस्तों, सबसे पहला गवर्नर बंगाल का कौन है, तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट क्लाइव। भारत में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहोगे सर रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिशी हुकूमत का पिता किसको कहा जाता है, आप आंसर करोगे सर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने और भी बहुत सारी चीजें की। फिलहाल वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाते हैं कुछ समय पश्चात, और ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहे जाते हैं, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, दोस्तों ध्यान देना, अगर सवाल कभी पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ही आंसर। समझे मेरी बात इतनी? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे जिक्र की गई हैं। ही एस्टैब्लिश्ड मदरसा। मदरसा जो कि आज भी चलन में है, इस्लाम रिलीजन के लिए है ये। तो ही एस्टैब्लिश्ड मदरसा स्कूल इन कोलकाता, पहली पहली बार इन 1781, मेरे प्यारे साथियों। तो कौन ऐसा गवर्नर जनरल है जिन्होंने मदरसा स्कूल की स्थापना कराई? कब कराई? 1781 में। कहाँ कराई? कोलकाता में कराई। किसने कराई? द आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वही महोदय हैं जिन्होंने 26 लाख रुपए मुगल एम्परर को सालिना दिया जाने वाला पेंशन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ही एंडेड पेंशन टू मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का पेंशन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से समाप्त। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने स्थापित किया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब? 1784 में। कहाँ पे? बंगाल में। क्या? बंगाल में इन्होंने, विलियम जोन्स महोदय ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्थान की शुरुआत करवाई। एक व्यक्ति है जोनाथन डंकन। इन्होंने स्टैब्लिश किया है संस्कृत स्कूल। कहाँ पे? बनारस में। समय 1782। तो जोनाथन डंकन established संस्कृत स्कूल इन बनारस इन 1782। इतनी बातें आपको याद रखनी है, समझनी है, एक बार पढ़नी है, 2 बार पढ़नी है, नोट्स करना है, डिस्कशन करना है, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इन सब के बाद आपको एमसीक्यू करना है, गारंटी है कि आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद कर लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैंग कर दिया, यानी फांसी पे चढ़वा दिया, है एक ब्राह्मण को, और ये ब्राह्मण को कॉन्स्पिरेसी के तहत चढ़ाया जिसका नाम है नंद कुमार। तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैंग्ड अ ब्राह्मण नंद कुमार इन अ कॉन्स्पिरेसी। ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक षड्यंत्र के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक ब्राह्मण आदमी नंद कुमार को फांसी पे चढ़ाया। इसी के शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज टाइम, एक अधिनियम आता है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम है फिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फिट्स इंडिया एक्ट। ये आता है 1784 में। ये दूसरा रिफॉर्म करने वाला एक्ट है। और इस एक्ट में क्या किया गया, ये एक्ट जो पास हुआ 1784 में, इसमें दो चीजें बनाई गई। यानी अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का अधिकार था, अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ऑफिशियली।
एक को बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स कंट्रोल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे ट्रेड, दोनों को डिवाइड कर दिया गया और ये स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन 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 यहाँ कहानी अभी ट्विस्ट है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नियम को मानने से इनकार कर दिया और पिट्स इंडिया एक्ट को अपने द्वारा क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारत में इस समय कौन है गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है मेरे दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसी रिजेक्शन के कारण, याद रखना बात, पिट्स इंडिया एक्ट को रिजेक्ट करने के ही कारण वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया। That's why impeachment was imposed on Hastings due to rejection of Pitt's India Act 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जरूर। जितने भी प्रकार के मैं आपको बताता हूँ, जितने भी प्रकार के एक्ट यहाँ पे आ रहे हैं उन सबको इन डिटेल दूसरे सेशन में पढ़ा जाएगा, और जितने भी यहाँ पे लड़ाइयाँ यानी बैटल्स आ रहे हैं उन सबको भी दूसरे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है वो वॉरेन हेस्टिंग्स जिनके शासन काल में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं, बैटल हुए। अंग्रेजों की लड़ाई हुई मैसूर वालों से, और ये सेकेंड वॉर ऑफ मैसूर है जो 1780 से लेके 1784 तक हुआ है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, हो सकता है कि ये वीडियो आपको बाद में मिले और इससे पहले वाला वीडियो मिले, तो फिर भी आपको ये बैटल अभी याद रखना है, एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड नंबर का 1780 से 1784। इसी बैटल में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान आता है। दूसरी बात करें तो एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट नंबर का होता है जो कि 1775 से चलता है और 1782 तक चला है। ये दोनों लड़ाइयां एक एक ट्रीटी के आधार पर बंद हुई हैं। मैं उन ट्रीटी का नाम यहाँ पे बता के आपको और ज्यादा कंफ्यूज अभी नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि लड़ाइयों वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको पहले ही दे दूं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहेगा, फिर आप इसको और ज्यादा बेहतर करेंगे। आई होप कि इन सभी पॉइंट्स को हमने जहां देखा इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उनके बाद 85 से 86 तक, ही वॉज टेम्पोरेरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज टेम्पोरेरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाम इनका सर जॉन मैकफेर्सन। इनका कोई काम नहीं है, आप इनको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेम इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 1786 से लेके 1793। क्या याद कर पाएंगे आप? अगर नहीं कर पाएंगे तो देखिए, हमने दो लोगों को अभी तक पढ़ा है। एक का नाम है रॉबर्ट क्लाइव, एक का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम है 1772 से लेके 1785 तक। हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव महोदय का, तो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड है 1757 से 60 तक, फिर 65 से 67 तक। तो इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते चलना है। तीसरे नंबर वाले को याद रखना है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनका टाइम पीरियड है 1786 से लेके 1793 तक मेरे प्यारे साथ। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये, क्या करवाते हैं ये। Lord Cornwallis is called father of civil services and police system in India. लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा का, जो आईएएस पीसीएस आप देख रहे हो उसी का, तो ये वही है, सिविल सर्विस का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ इनको भारत में पुलिस सिस्टम का भी पिता कहा जाता है। ये दोनों बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अभी हमने देखा लास्ट वाले स्लाइड में कि वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय ने सेकेंड एंग्लो एंड मैसूर बैटल यानी वॉर उनके शासनकाल में हुआ था।
यहां भी तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, जो कि 1790 से लेके 1792 के बीच में, 1790 से 92 के बीच में है। तो ये भी एक ट्रीटी के द्वारा समाप्त हुआ है, और आई होप कि मैंने इससे पहले भी शायद आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद होगा कौन सी ट्रीटी में इसको समाप्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नई नई चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की है, तो आइए देखते हैं क्या है वो। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंप्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। कहां पे? इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जिसके द्वारा क्या किया गया, लैंडलॉर्ड हैड टू गिव 90% ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द कंपनी। समझना। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है पूरी तरीके से जो जमीनें हैं वो किसको उठा के दे दिया गया, जमींदारों को। ठीक है, जमीनें सारी किसको दे दी गई, जो लैंड, बड़े बड़े स्लॉट थे लैंड के, वो सारे लैंड उठा के बड़े बड़े जमींदारों को दे दिया गया। और इस जमीन के ऊपर खेती कौन करता था, किसान। खेती कौन करता था, किसान। तो किसान क्या काम करता था, किसानों से ये लगान वसूल करते थे एज अ टैक्स। किसानों से क्या वसूल करते थे, कौन वसूल करता था, जमींदार, बड़े बड़े जमींदार लगान वसूल करते थे। अब इस लगान का यानी इस टैक्स का जो ये रेवेन्यू मिल रहा है जमींदारों को, इस टैक्स का 90% तो किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजी सरकार के पास चला जाएगा। बाकी का बचा 10% तो वो जमींदारों के पास रहेगा। ठीक है, अब ये कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना है, ये ज्यादातर फिर किसके ऊपर डिपेंड करने लग गया, जमींदारों के ऊपर डिपेंड करने लग गया। हालांकि जमींदारों के पास जो नियम आते थे बनके, वो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ही बन के आते थे कि किस किसान से या फिर किस इलाके में कितना टैक्स लगाना है। उस टैक्स को उतारने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदारों की थी, क्योंकि वो जमीन किसको दे दी गई थी, किसानों जमींदारों को दे दी गई। क्लियर है इतनी बात। अलग अलग जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टैब्लिश कर दिया है पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पुलिस स्टेशन कहा जाता है, पुलिस सिस्टम इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, जो कि 1790 से 1792 तक चला है। ये वो व्यक्ति है जिसने परमानेंट सेटलमेंट स्टेब्लिश किया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसके तहत 90% जो लैंड रेवेन्यू है वो जमींदार लोग, लैंड लॉर्ड लोग किसको देंगे, वो देंगे कंपनी को। क्लियर है इतनी बात। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। टाइम पीरियड कितना है इनका, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तीन लोग, इंपॉर्टेंट लोग को पढ़ा हमने, किसको किसको पढ़ा, लॉर्ड क्लाइव को पढ़ा। किसको, लॉर्ड क्लाइव। इसका टाइम कितना है बंधु का, इसका टाइम 1757 से 60 तक, फिर 65 से 67 तक। अब उम्मीद करता हूं तुम मेरे लिखने से पहले ही जान जाते होगे। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1772 से स्टार्ट हो गया और पूरी तरीके से और चला कब, 1785। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, कभी आपसे नंबरिंग करके कभी नहीं पूछेगा ना कि पहला कौन है दूसरा कौन है, आपको बस ऐसे याद रखना है। 1786 से 86 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर जॉन शोर। ये है 93 से 98 तक। आप पूछोगे सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो टाइम पीरियड तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इन्होंने एक जो काम कर दिया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने काम क्या किया है, तो बात करेंगे, ही एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन का मतलब होता है अहस्तक्षेप। क्या बेटा, अहस्तक्षेप की नीति। जस्ट इमेजिन, नहीं समझ आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूं। देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, वन नेम इज मानवेंद्र, वन नेम इज अखिल, वन नेम इज साहिल। ठीक है, अब इसमें एक राजा है, एक राजा है, चलो यार राजा भी ले लेते हैं। राजा ने क्या किया, इन तीनों को, राजा को हराना है, बड़ी सोची समझी साजिश है इनकी। इन तीनों को राजा को हराना है, तो इसने क्या काम किया कि अगर राजा इसके ऊपर अटैक करता है और इसका इसके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना है, इसका इसके साथ है, तो ये तीनों मिलके इसको हरा सकते हैं।
ठीक है, ये ब्रिटिशर्स, ये जो राजा ये ब्रिटिशर्स है। तो इसने क्या काम किया, इसने इससे सिग्नेचर करवा लिया क्या, नॉन इंटरवेंशन। कि देखो जब तुम इसके साथ लड़ने जाओगे, मान लो ये तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम इसके साथ लड़ने जाओगे तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा और तुम इसको आसानी से हरा देना। ठीक है, आसानी से हरा सकते हो क्योंकि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। और अगर, ठीक है, तो ये दूसरे हिसाब से इसने किया। इसका मतलब था कि अगर सबको, सबके राजाओं के साथ मैं नॉन इंटरवेंशन यानी अहस्तक्षेप की नीति अपना लूं, मैं दूसरे टाइप से इनको बता दिया इसने। इसने बोला कि आप किसी दूसरे के ऊपर अटैक करोगे तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपका भी साथ नहीं दूंगा, तुम आपस में अपना लड़ो बड़ो, जो भी करना है करो। तो इससे राजा लोग बड़े आसानी से मान जाते थे। क्यों मान जाते थे, क्यों, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर मैं किसी दूसरे राजा के ऊपर अटैक करूंगा तो दूसरे राजा हेल्प मांग सकता है ब्रिटिशर से, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे। अब यही कहानी किया इन्होंने, सभी राजाओं को बांट के रखा, तोड़ के रखा। तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर सकता है, एक राजा के ऊपर अटैक करेगा उसको जीत लेगा, दूसरे के ऊपर अटैक करेगा उसको जीत लेगा, तीसरे के ऊपर अटैक करेगा उसको जीत लेगा। इस तरीके से फिर बाद में जाके सब्सिडरी अलायंस और बहुत सारी चीजें, सहायक समझौता आता है। तब तक तो फिलहाल यही चल रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉन इंटरवेंशन। हस्तक्षेप की नीति कौन शुरू करता है, जॉन शोर। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम बैटल ऑफ खारदा, ठीक है, बैटल ऑफ खारदा वाज फॉट इन 1795, 1795 में। कौन सी लड़ाई बेटा, बैटल ऑफ खारदा। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है मराठा यानी मुंबई वालों के बीच। तो मराठा, पेशवा, बाजीराव, ये सब मराठा के बीच हुआ है और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ है। किसके बीच, मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच ये लड़ाई हो गई है। कौन सी लड़ाई नाम दिया गया इसको, बैटल ऑफ खारदा नाम दिया गया। कब हुआ है, 1795 में। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अलर्ड क्लार्क, किसी काम के नहीं, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमने चार लोगों को पढ़ लिया। इन चारों का नाम क्या क्या है, आओ जरा देख लेते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड है 1757 से लेके 1760 तक। आप लोग भी बोलो, लिखो और पढ़ो। फिर 65 से लेके 67 तक दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास कौन आता है, नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड कितना, 1772 से लेके 1785 तक होता है। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड मेरे पास आती है 1786 से लेके 1793 तक हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास आते हैं सर जॉन शोर। कौन, सर जॉन शोर, जिनका टाइम पीरियड है 1793 से लेके 1798। ये चार लोग को अभी मैंने आपको पढ़ाया और इन चार लोगों को आपको अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इन चार लोग को तो अभी आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है चारों को। फिर दूसरा सेशन हम लोग करेंगे।